इस वक्त बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी हमारे साथ चुनाव मंच पर मौजूद हैं। राम माधव जी, अगर मैं आपसे पूछूं कौन होगा प्रधानमंत्री, निश्चित है आप कहेंगे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्यों होंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? क्योंकि असल में यह प्रश्न इस प्रकार फ्रेम करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं है तो और कौन हो सकते हैं। आज देश में इस देश को चलाने की क्षमता रखने वाला कोई और नेतृत्व इस समय उपलब्ध नहीं है। एक कोई दल आज उपलब्ध नहीं है जो मोदी जी का विकल्प बन सके। आज मोदी जी का विकल्प यानी अस्थिरता है, मोदी जी का विकल्प यानी भ्रष्टाचार है, मोदी जी का विकल्प यानी परिवारवाद है, मोदी जी का विकल्प यानी असमर्थ सरकार है, इनएफिशिएंट गवर्नेंस है। इसलिए आज विकल्प नहीं है और देश के सामने एक अच्छा व्यक्ति है, मोदी जी है, इसलिए वही बनेंगे। आप नरेंद्र मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष में राहुल गांधी भी तो हैं, क्या उनके अंदर आपको कोई हमारे लिए मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी। जब हम कहते हैं तो हमारे लिए तीन लोग बहुत ताकतवर हमारे लिए है। एक मोदी जी स्वयं है, दूसरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है, तीसरा तो राहुल गांधी जी है। अब तो राहुल गांधी बहुत सीरियस नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं। वो संसद में सवाल भी पूछते हैं, वो जनता के बीच भाषण भी देते हैं, आंख भी और मारते हैं। वो ट्वीट करके नेशनल थिएटर डे विश भी करते हैं। नहीं, हम तो हमेशा चाहते थे कि इस देश में एक अच्छा विपक्ष बनना चाहिए। भाजपा एनडीए की सरकार के सामने 5 साल कोई विपक्ष उस रूप का विपक्ष नहीं रहा। मजा नहीं आता था क्योंकि विपक्ष को आंख मारने में ही समय जाता था। उनके स्टेटमेंट्स का, विपक्ष के स्टेटमेंट्स का जितना न्यूज़ बनता था उससे ज़्यादा मीम्स बनते थे। हमको लगता है कि एक अच्छा विपक्ष देश के लिए चाहिए। हम शायद इस चुनाव के बाद ऐसे एक विपक्ष को शायद देख पाएंगे, तो ऐसा देख पाएंगे तो ये देश की भलाई है। जहाँ तक सत्ता पक्ष का प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सत्ता पक्ष बनेगी। और उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन भी हो गया है। मायावती ये कहती हैं उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बनी। वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार मान रही हैं। नहीं, पहली बात तो एक ध्यान में रखिए, इस देश में कोई एक महागठबंधन नहीं है, बहुत सारे महागठबंधन है। और मैं अभी हैदराबाद से आ रहा हूं, वहां का मुख्यमंत्री का एक फेडरल फ्रंट है, उनका गठबंधन अलग है, और पड़ोस के आंध्र के चंद्रबाबू नायडू का गठबंधन अलग है। और आपको उत्तर प्रदेश में सोकाल्ड महागठबंधन में राहुल गांधी जी को स्थान नहीं है, और बंगाल में मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी को अभी भी बच्चा समझती है, इज ए किड, ये कहती है। तो आज महागठबंधन नाम का कोई एक गठबंधन नहीं है। हाँ, मोदी जी का या बीजेपी का सामना करने के लिए अलग अलग प्रकार लोग साथ आ रहे हैं, क्योंकि अकेला तो कोई सामना कर नहीं पाएगा, साथ आ रहे हैं। हम ये सारे गठबंधनों को गंभीरता से लेंगे। जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है, मैं एक बात सीरियस दृष्टि से कह दूं, हम भले ही कितना ही टिप्पणियां हम विपक्ष के नेताओं पर कहें, बट हम कभी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहिए। हमारे सामने अनेक गठबंधन है। यूपी का बात कह रहे हैं, यूपी में एक गठबंधन को तो चलो मायावती जी और अखिलेश लीड कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना सीरियस एफर्ट कर रहा है। तीसरी बार या चौथी बार प्रियंका जी को लाकर प्रियंका जी की एंट्री को बड़ा इशू बना रहा है। 3rd टाइम या 4th टाइम एंट्री है उनका ऑलरेडी, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये सारे प्रयासों को हम गंभीरता से लेंगे। प्रियंका गांधी ने, आपने क्योंकि जिक्र किया, तो आज ही अमेठी में उन्होंने कहा कि 2019 की तो तैयारी है ही, लेकिन 2022 की भी तैयारी रखनी है। यानी योगी आदित्यनाथ को शायद चुनौती देने के लिए वो खुद मैदान में उतरी हैं। नहीं, 2019 में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अब 22 की सोचो, ये कह रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आया। पर चलो, जो भी है, कांग्रेस पार्टी को जो मेहनत करना है उसके लिए शायद काफ़ी वक्त चाहिए। इसकी तरफ अगर प्रियंका गांधी जी इशारा कर रही है तो ठीक है, करे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले इस देश में एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है।
वी नीड अ स्ट्रांग अपोजिशन इन दिस कंट्री। इस बार का चुनाव उस बात को तय करे, बस कौन एक अच्छा विपक्ष इस देश के पार्लियामेंट में बैठ सकता है, इतना तय हो जाए भाई। सत्ता पक्ष का निर्णय तो मैं हमेशा आजकल कहता हूं कि 23 मई को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, पर रिजल्ट ऑलरेडी आउट है, सबको मालूम है रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। नंबर्स का गणित है, कितना नंबर आएगा, फुल मेजॉरिटी आएगा, थोड़ा कम आएगा, ये चर्चा चलेगी। तो आज इतना ही महत्व का है कि कौन एक अच्छे विपक्ष को इस देश में खड़ा कर पाएंगे। आपने कहा कि अर्थमेटिक थोड़ा हो सकता है ज्यादा या कम, ज्यादा हुआ तो नरेंद्र मोदी बेशक, लेकिन अगर कम हुआ तो एक तो कम होगा इसे हमको बिल्कुल नहीं लगता है, बट इस चुनाव में हम जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी एज ए लीडर, एक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी का एक महान व्यक्तित्व। दूसरा, बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आज हम पन्ना स्तर तक पहुंच गए हैं, बूथ से भी नीचे जाकर पन्ना यानी इलेक्टोरल लिस्ट का पेज तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हमने खड़ा किया है, इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। और तीसरा, हमारे 5 साल के मोदी जी के सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता के सामने जा रहे हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है कि इन तीनों विषयों के आधार पर जनता हमें अच्छी मैंडेट देगी। तो इसलिए अगर नहीं हुआ इस प्रश्न पर मैं आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि हमको अच्छा आप मैंडेट बीजेपी के मिलेगा। दिल की बात तो करते ही हैं, लेकिन आप आरएसएस के मन की बात भी जानते हैं। हम तो ये भी सुन रहे थे कि आरएसएस के मन में कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी हैं, बहुमत से दूर रहे यदि तो वो नाम नितिन गडकरी हो सकता है। आरएसएस के दिल में मोदी जी भी है, तमाम लोग हैं, आरएसएस का दिल बहुत बड़ा है, सब है, पर इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो, इस पर आज न बीजेपी के अंदर चर्चा है, न देश के अंदर कोई चर्चा है। सब जानते हैं इस देश का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी ही होना है, और यह मैंडेट भी हम जनता के सामने मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पर हम मांग रहे हैं। मैं एक बात कह दूं, रूलिंग पार्टीज वेव नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वेव्स आर ऑलवेज क्रिएटेड बाय अपोजिशन पार्टीज। हम अपोजिशन में थे तो मोदी वेव क्रिएट किया था हम, पर आज देश में रूलिंग पार्टी में रहकर हमने पॉलिटिकल कन्वेंशनल विजडम को तोड़कर मोदी जी का वेव निर्माण करने में सफल हो रहे हैं। आज देश में कहीं भी जाइए, प्रियंका गांधी जी जा रही है, काशी विश्वनाथ मंदिर में गई, मोदी मोदी का नारा लगा। राहुल गांधी जी सिकंदराबाद हैदराबाद में हाईटेक सिटी में गए, आईटी पार्क में गए, मोदी मोदी का नारा लगा। रूलिंग पार्टी रहते हुए हमने मोदी जी का वेव निर्माण किया। इसका मतलब है देश जो हमारा पार्टी चाहता है वही देश का भी सोच है, अगला प्रधानमंत्री मोदी होंगे। आपने ये कहा कि ये चुनाव तय करेगा कि विपक्ष में कौन बैठेगा और वो विपक्ष कितना मजबूत होगा। मौजूदा परिस्थिति में इस वक्त सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर आप कौन से गठबंधन को देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि बहुत से गठबंधन है इस वक्त देश में। देखिए भाई, पहली बात तो इस बार का जो पार्लियामेंट रहा 14 से 19 तक का 14 to 19 वाला पार्लियामेंट जो रहा, लोकसभा जो रही है, इसमें जो प्रमुख विपक्षी दल, जिसको प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा तो मिला नहीं था चुनाव में, हमने उनको नंबर्स नहीं होने के बावजूद भी उसको दर्जा दिया गया। सरकार ने या पार्लियामेंट ने तय किया कि लेट देयर बी वन मेन अपोजिशन पार्टी। कांग्रेस पर एहसान तो नहीं जता नहीं, एहसान नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट। उनको नंबर नहीं मिला, फिर भी मेन अपोजिशन बनी है। आज देखते हैं, क्योंकि पिछले पार्लियामेंट में देश के 29 स्टेट्स में से 15 राज्यों से कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि नहीं था, वेराज बीजेपी एक राज्य छोड़कर 28 स्टेट से बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठा था लास्ट पार्लियामेंट में, प्रेजेंट पार्लियामेंट में। अब इस बार देखेंगे कांग्रेस अगर अपनी संख्या, नंबर ऑफ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा पाएगी। अब आज आकलन करने वाले, असेसमेंट करने वाले भी कांग्रेस को 3 डिजिट दे ही नहीं रहा है। तो इसलिए कौन विपक्ष बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल देश के सामने जरूर है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आऊंगी और मैं बात करूंगी गठबंधन की, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में हुआ है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये गठबंधन भी हो सकता है, लेकिन ये गठबंधन भी हुआ। क्या आप उसे एक चुनौती नहीं मानते हैं? मैंने पहले ही कहा भाई, हम तो किसी भी गठबंधन को हम हल्के से नहीं लेंगे, हम चुनाव को गंभीरता से लड़ेंगे। ठीक है, जब 2 दल एक होते हैं, साथ आते हैं, तो वो अलग रहने से भी ज्यादा मजबूत जनरली स्वाभाविक ही होते हैं राजनीति में। तो गठबंधन जब बनता है तो चैलेंज जरूर बनता है। इसलिए जब ये गठबंधन, हम सोचते थे कि पूरा महागठबंधन बन जाएगा,
कांग्रेस भी जुड़ जाएगी, सब मिलकर एक महागठबंधन बनाएंगे तो हम एक पराक्रम का 51% की लड़ाई लड़ेंगे। इनफैक्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा भी की थी कि हम यूपी में 51% की लड़ाई लड़ेंगे, मतलब हम आधे से ज्यादा वोट लेने का कोशिश करेंगे। पर वो भी हुआ नहीं, फिर भी इस गठबंधन के साथ हम ताकत के साथ लड़ेंगे और जरूर हम। तो ये तो बिखरा हुआ विपक्ष कहीं ना कहीं आप ही के लिए, बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हुआ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस महागठबंधन में नहीं जुड़ती है तो वो गठबंधन के ही शायद सीटें काटेगी, इसमें बीजेपी को फायदा है। अगर मैं गलत हूं तो बता दें। नहीं, मैं तो, हम तो जरूर चाहेंगे कि ऐसी स्थिति हो जो हमारे सब विरोधी है साथ आए। ये परिस्थिति हम क्यों चाहेंगे? पर ये हमने कुछ किया इसके कारण नहीं है। आज विपक्ष के अंदर इतना एक एम्बिशन है कि साथ आने के लिए भी वो तैयार नहीं है। अलग से तो लड़ नहीं पाएंगे मोदी जी से, साथ आने के लिए अहंकार बीच में आ जाता है। तो चलिए, मोदी जी को और एक बार प्रधानमंत्री बनाने में उनका भी सहयोग रहेगा। और यदि आप बहुमत से दूर रहे, मैं एक बार फिर से आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, यदि आप बहुमत से दूर रहे तो सर्वदल का नेता कौन होगा? मैं तो हाइपोथेटिकल प्रश्नों का उत्तर देता नहीं हूँ, और बहुमत से दूर रहने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। हम तो जरूर एनडीए के साथियों को लेकर बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक 5 साल देंगे। बाकी जो भी स्थिति की चर्चा है, इंडिया टुडे, इंडिया टीवी भी रहने वाला है, हम भी रहने वाले हैं, राजनेता सब चर्चा करेंगे उस समय। चलिए अब उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं और जरा पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। ममता बनर्जी का भी कुछ विशेष लगाव है मोदी और शाह जी से। वो ये कहते हैं, वन हेडलेस एजेंसी नाउ हैज बिकम स्पाइनलेस बीजेपी। क्या जवाब है आपका? मुझे बहुत मुश्किल होता है समझने में ममता जी क्या कहती है, बट अगर इस देश का कोई एक सरकार को एकदम तानाशाही का व्यवहार के लिए एग्जाम्पल के रूप में कहना हो तो ममता जी की सरकार है। यानी जिस प्रकार का वहां सरकार का प्रशासन का दुरुपयोग होता है, ये तो शायद कोई और लोकतांत्रिक राज्य के अंदर, मेरे बीजेपी छोड़िए, विपक्षों के राज्यों का भी मैं शामिल करके देखता हूं तो कहीं नहीं होता है। इतना ज्यादा एक आतंक का और निरंकुशता का शासन ममता दीदी वहां चलाती है, इसलिए वो औरों पर टिप्पणी करे, उस पर हम रिएक्ट करें, ये कोई बहुत आवश्यक चीज नहीं है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो जब पश्चिम बंगाल में रैली करती हैं, महामंच सजाती हैं, तो उस महामंच पर विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता एकजुट होते हैं और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते हैं। हाँ, वहां इकट्ठा होते हैं, आदत से बोल देते हैं कि बोफर्स पर जांच होना चाहिए। आपको याद होगा नेताओं का, वहां जो नेता इकट्ठा हो रहे हैं मन से नहीं हो रहे, दिल से नहीं हो रहे, एक मोदी जी के प्रति विद्वेष के कारण हो रहे हैं। ये कोई कॉमन एजेंडा नहीं है मित्रों। इनफैक्ट ये जो गठबंधन बन रहे हैं, इनका ना कोई कॉमन एजेंडा है ना कोई एजेंडा है। They will not come under one flag. They will not have a common agenda. They have come together only with a single point program of hate Modi. देश मोदी को प्यार करता है, विपक्ष उनका द्वेष करके राजनीति चलाने का कोशिश कर रहे हैं। कोई कॉमन एजेंडा नहीं, इसलिए साथ आए, इससे कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप अस्वाभाविक गठबंधन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही एक अस्वाभाविक गठबंधन के शिल्पकार तो आप भी रहे। कश्मीर में आपने बीजेपी पीडीपी की सरकार बनाई। कोई चुनाव से पहले गठबंधन हमने नहीं किया है, इसलिए जब आप अस्वाभाविक गठबंधन की बात जब कहते हैं, वी नेवर हैड एनी प्रीपोल अलायंस। कश्मीर का आप जिक्र किया, अच्छा किया, मैं बता देता हूं, मैं कई बार बता चुका हूं और एक बार दोहराता हूं। एक पेक्यूलियर मैंडेट आया, उस मैंडेट का सम्मान करने का हमारे सामने एक ही तरीका था कि दो पार्टियां साथ आकर करें, क्योंकि घाटी पूरा एक पार्टी को वोट दिया, जम्मू पूरा एक पार्टी को वोट दिया। ये दोनों साथ नहीं आएंगे तो वहां मैंडेट का निरादर होगा, अनादर होगा। एक कंपल्शन थी, उस कंपल्शन में हमने तय किया कि लेट अस रेस्पेक्ट द मैंडेट, ट्राई इफ वी कैन वर्क टुगेदर। हमने 3 साल कोशिश किया, काम नहीं बना, हम तो अलग हो गए। हमने कभी इस प्रकार का प्रीपोल अलायंस नहीं किया जहां कम से कम एक एजेंडा नहीं बनता हो। देखो भाई, दो पार्टियां हमेशा समान विचार के ही हो तभी अलायंस होता, ऐसा मैं भी नहीं कहता। अब क्या गडकरी जी ने कहा था, राजनीति पॉलिटिक्स में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, बट साथ आते समय एक एजेंडा होना चाहिए। हमारे एक एजेंडा से हम साथ आए कई जगह, पर कश्मीर में
पहले भी हम अकेले लड़े थे, मैं आज कह दूं इस बार के चुनाव में भी हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारा कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। कई राजनीतिक जानकारों का राम माधव जी ये कहना है क्योंकि बीजेपी और पीडीपी का ऐसा अस्वाभाविक अलायंस हुआ, ऐसा गठबंधन हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, और हो सकता है आगामी चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को कुछ हद तक कश्मीर में उठाना पड़े, हो सकता है जम्मू में भी उठाना पड़े। नहीं, मैं तो पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं कल रात को ही कश्मीर से वापस आया हूं। वहां हमारा पिछले पार्लियामेंट इलेक्शंस में 3 सीट हम जीते थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू के 2 सीट और लद्दाख के 1 सीट। कश्मीर घाटी में हमारे पास केवल 15-16 हजार वोट मिले थे। इस बार हम कश्मीर घाटी के तीनों सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू और लद्दाख की सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे। घाटी के अंदर भी बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। बीजेपी आज कश्मीर घाटी के अंदर एक मेन स्ट्रीम पार्टी बन गई है। पिछले 4 साल के अंदर जब से हम वहां सरकार में भागीदार बने हैं, वी हैव बिकम ए मेन स्ट्रीम पार्टी। हम आज आउटसाइडर नहीं है। वहां हमारे 350 सरपंच घाटी के अंदर है, 350। 108 हमारे म्युनिसिपल काउंसिलर्स है, 5 हमारे कारपोरेटर श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी में बैठे हुए हैं। हमारा जिला में हमारे कमेटी है। वी आर ए मेन स्ट्रीम पार्टी इन कश्मीर वैली। हमारा वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा। सब कुछ अच्छा रहा तो 1 आध सीट हम घाटी के अंदर भी पिकअप करेंगे। और इसके बावजूद, आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद आपके विरोधी ये कह रहे हैं अगर वाकई घाटी में सब कुछ ठीक हो रहा है और बीजेपी कोशिश कर रही है ठीक करने की दिशा में, तो फिर वहां पर चुनाव क्यों नहीं हो जाते हैं? कश्मीर घाटी के अंदर हमने केवल और केवल लोकतंत्र के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ पिछले 1 साल के अंदर 3 चुनाव कराए मित्रों, 3। और मैं आपको हमारे कश्मीर घाटी के जो 2 दल है ना, उनका कहानी बता देता हूं। जब हमने लोकल बॉडीज का चुनाव करवाया था, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने बॉयकॉट किया था। बॉयकॉट किस लिए किया? नहीं, 35A को खतरा है, 370 को खतरा है मोदी जी से, इसलिए हम चुनाव को बॉयकॉट करेंगे। हमने पूछा यार लोकल बॉडी इलेक्शन का 35A 370 से क्या लेना देना है? तो बोले नहीं बॉयकॉट करना। असली मकसद ये था मित्रों, ग्रास रूट लीडरशिप कश्मीर में खड़ा हो जाए। और तो इस वक्त बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी हमारे साथ चुनाव मंच पर मौजूद हैं। राम माधव जी, अगर मैं आपसे पूछूं कौन होगा प्रधानमंत्री, निश्चित है आप कहेंगे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्यों होंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? क्योंकि असल में यह प्रश्न इस प्रकार फ्रेम करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं है तो और कौन हो सकते हैं। आज देश में इस देश को चलाने की क्षमता रखने वाला कोई और नेतृत्व इस समय उपलब्ध नहीं है। एक कोई दल आज उपलब्ध नहीं है जो मोदी जी का विकल्प बन सके। आज मोदी जी का विकल्प यानी अस्थिरता है, मोदी जी का विकल्प यानी भ्रष्टाचार है, मोदी जी का विकल्प यानी परिवारवाद है, मोदी जी का विकल्प यानी असमर्थ सरकार है, इनएफिशिएंट गवर्नेंस है। इसलिए आज विकल्प नहीं है और देश के सामने एक अच्छा व्यक्ति है, मोदी जी है, इसलिए वही बनेंगे। आप नरेंद्र मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष में राहुल गांधी भी तो हैं, क्या उनके अंदर आपको कोई हमारे लिए मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी। जब हम कहते हैं तो हमारे लिए 3 लोग बहुत ताकतवर हमारे लिए है। एक मोदी जी स्वयं है, दूसरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है, तीसरा तो राहुल गांधी जी है। अब तो राहुल गांधी बहुत सीरियस नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं। वो संसद में सवाल भी पूछते हैं, वो जनता के बीच भाषण भी देते हैं, आंख भी और मारते हैं। वो ट्वीट करके नेशनल थिएटर डे विश भी करते हैं। नहीं, हम तो हमेशा चाहते थे कि इस देश में एक अच्छा विपक्ष बनना चाहिए। भाजपा एनडीए की सरकार के सामने 5 साल कोई विपक्ष उस रूप का विपक्ष नहीं रहा। मजा नहीं आता था क्योंकि विपक्ष को आंख मारने में ही समय जाता था। उनके स्टेटमेंट्स का, विपक्ष के स्टेटमेंट्स का जितना न्यूज़ बनता था उससे ज़्यादा मीम्स बनते थे। हमको लगता है कि एक अच्छा विपक्ष देश के लिए चाहिए। हम शायद इस चुनाव के बाद ऐसे एक विपक्ष को शायद देख पाएंगे
तो ऐसा देख पाएंगे तो ये देश की भलाई है। जहां तक सत्ता पक्ष का प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सत्ता पक्ष बनेगी। और उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन भी हो गया है। मायावती ये कहती हैं उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बनी। वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार मान रही हैं। नहीं, पहली बात तो एक ध्यान में रखिए, इस देश में कोई एक महागठबंधन नहीं है, बहुत सारे महागठबंधन है। और मैं अभी अभी हैदराबाद से आ रहा हूं, वहां का मुख्यमंत्री का एक फेडरल फ्रंट है, उनका गठबंधन अलग है। और पड़ोस के आंध्र के चंद्रबाबू नायडू का गठबंधन अलग है। और आपको उत्तर प्रदेश में सोकाल्ड महागठबंधन में राहुल गांधी जी को स्थान नहीं है। और बंगाल में मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी को अभी भी बच्चा समझती है, इज ए किड, ये कहती है। तो आज महागठबंधन नाम का कोई एक गठबंधन नहीं है। हाँ, मोदी जी का या बीजेपी का सामना करने के लिए अलग अलग प्रकार लोग साथ आ रहे हैं, क्योंकि अकेला तो कोई सामना कर नहीं पाएगा, साथ आ रहे हैं। हम ये सारे गठबंधनों को गंभीरता से लेंगे। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, मैं एक बात सीरियस दृष्टि से कह दूं, हम भले ही कितना ही टिप्पणियां हम विपक्ष के नेताओं पर कहे, बट हम कभी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहिए। हमारे सामने अनेक गठबंधन है। यूपी का बात कह रहे हैं, यूपी में एक गठबंधन को तो चलो मायावती जी और अखिलेश लीड कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना सीरियस एफर्ट कर रहा है। तीसरी बार या चौथी बार प्रियंका जी को लाकर प्रियंका जी की एंट्री को बड़ा इशू बना रहा है। थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम एंट्री है उनका ऑलरेडी, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये सारे प्रयासों को हम गंभीरता से लेंगे। प्रियंका गांधी ने, आपने क्योंकि जिक्र किया, तो आज ही अमेठी में उन्होंने कहा कि 2019 की तो तैयारी है ही, लेकिन 2022 की भी तैयारी रखनी है। यानी योगी आदित्यनाथ को शायद चुनौती देने के लिए वो खुद मैदान में उतरी हैं। नहीं, 2019 में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अब 22 की सोचो, ये कह रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आया। पर चलो, जो भी है, कांग्रेस पार्टी को जो मेहनत करना है उसके लिए शायद काफी वक्त चाहिए। इसकी तरफ अगर प्रियंका गांधी जी इशारा कर रही है तो ठीक है, करे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले इस देश में एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है। वी नीड अ स्ट्रांग अपोजिशन इन दिस कंट्री। इस बार का चुनाव उस बात को तय करे, बस कौन एक अच्छा विपक्ष इस देश के पार्लियामेंट में बैठ सकता है, इतना तय हो जाए भाई। सत्ता पक्ष का निर्णय तो मैं हमेशा आजकल कहता हूं कि 23 मई को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, पर रिजल्ट ऑलरेडी आउट है। सबको मालूम है रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। नंबर्स का गणित है, कितना नंबर आएगा, फुल मेजॉरिटी आएगा, थोड़ा कम आएगा, ये चर्चा चलेगी। तो आज इतना ही महत्व का है कि कौन एक अच्छे विपक्ष को इस देश में खड़ा कर पाएंगे। आपने कहा कि अर्थमेटिक थोड़ा हो सकता है ज्यादा या कम। ज्यादा हुआ तो नरेंद्र मोदी बेशक, लेकिन अगर कम हुआ तो ये तो कम होगा इसे हमको बिल्कुल नहीं लगता है। बट इस चुनाव में हम जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी एज ए लीडर, एक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी का एक महान व्यक्तित्व, कश्मीर के विकास की बात करें और इन लोगों को क्वेश्चन करें कि तुमने क्या किया 40 साल में, ये लोग नहीं चाहते हैं। पर वही दल जब आज पार्लियामेंट चुनाव हो रहा हो, फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से लड़ रहे, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से लड़ रही है। मैं पूछना चाहूंगा, तो आज भी तो 35 का खतरा है, क्योंकि आज भी मोदी जी की सरकार है, आने वाली भी है मोदी जी की सरकार दोबारा। आज खतरा नहीं दिखता है। आज खतरा इसलिए नहीं दिखता है, क्यों? खुद के राजनीतिक भविष्य का प्रश्न है। पॉलिटिक्स में रहना है तो एमपी बनना है, इसलिए खुद लड़ना है। तो आपको चुनाव अच्छा लगता है पार्लियामेंट, बट जब ग्रास रूट लीडर खड़ा होना है आपको नहीं चाहिए, इसलिए लोकल बॉडीज नहीं चाहिए, पंचायत नहीं चाहिए, आपने बॉयकॉट किया है। मैं कह दूं, केवल और केवल जो मेरी जानकारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के अवेलेबिलिटी के कमी के कारण असेंबली इलेक्शन थोड़ा इस समय साथ में नहीं हुए हैं। हमने भी मांग किया है, सभी दलों ने वैसे मांग किया है, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, सबने मांग किया है कि जल्द से जल्द उस राज्य में असेंबली चुनाव भी संपन्न हो। और मुझे जहां तक विश्वास है, इस साल में असेंबली चुनाव भी वहां होंगे। हम लोकतांत्रिक अधिकार जम्मू कश्मीर जनता का, उसको देकर ही रहेंगे, कितने भी दल बॉयकॉट करें। चलिए राम माधव जी, आप ये उम्मीद जता रहे हैं, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी हों। और आप उम्मीद ये जता रहे हैं कि कश्मीर में भी आपके सांसद चुनकर आएंगे,
देखते हैं ये भविष्य के गर्भ में है इसका जवाब, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन बार बार दो बातें, कश्मीर के मुद्दे को लेकर आपने 35 से 370 का जिक्र किया। हो सकता है इस सभागार में जो ऑडियंस बैठी है उसमें भी कोई कश्मीरी पंडित हो। आपने वादा किया था कश्मीरी पंडितों को हम बसाएंगे, आपने वादा किया था 370 को हम खत्म करेंगे, आपने वादा किया था 35 से हम हटाएंगे। क्या हुआ उस वादे का? मुझे अच्छा, देखिए, जहाँ तक धारा 370 या इस समय उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया आर्टिकल 35 ये, इनका प्रश्न है, हमारा एक स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है कि ये हटना चाहिए। विशेषकर जो 35 ये है, जो वहाँ के पूरे सेपरेटिस्ट मानसिकता और सेपरेटिस्ट व्यवस्था दोनों के लिए जो मुख्य कारण है वो 35 ये आर्टिकल है। और ये 35 ये एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में, असंवैधानिक वे में पार्लियामेंट के अनुमति के बगैर हमारे संविधान में घुसाया गया था 1954 में नेहरू जी के द्वारा। तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, पहला प्रश्न हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लोगों ने रखा है कि क्या भारत का संविधान में कोई धारा जोड़ना हटाना ये प्रेसिडेंट अपने मर्जी से कर सकता है, या जो संविधान कहता है कि पार्लियामेंट का ही अधिकार है। ये बेसिक प्रश्न पर एक बार तय हो जाए तो एक इलीगल वे से जो कॉन्स्टिट्यूशन में घुस गया 35 ये हट जाए तो एक बहुत बड़ी बाधा जो सेपरेटिज्म की कश्मीर में है वो दूर होगी। उसके लिए हम प्रतिबद्ध है मित्रों। जब चुनाव में जा रहे हैं तब मैं इसको ढंका बजा कर कह रहा हूं, 35 ये जाना चाहिए, 370 भी जाना चाहिए। 35 ये पन्ना स्तर तक पहुंच गए हैं, बूथ से भी नीचे जाकर पन्ना यानी इलेक्टोरल लिस्ट का पेज तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हमने खड़ा किया है, इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। और तीसरा, हमारे 5 साल के मोदी जी के सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता के सामने जा रहे हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है कि इन तीनों विषयों के आधार पर जनता हमें अच्छी मैंडेट देगी। तो इसलिए अगर नहीं हुआ, इस प्रश्न पर मैं आज नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि हमको अच्छा आप मैंडेट बीजेपी के मिलेगा। दिल की बात तो करते ही हैं, लेकिन आप आरएसएस के मन की बात भी जानते हैं। हम तो ये भी सुन रहे थे कि आरएसएस के मन में कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी हैं, बहुमत से दूर रहे यदि तो वो नाम नितिन गडकरी हो सकता है। आरएसएस के दिल में मोदी जी भी है, तमाम लोग हैं, आरएसएस का दिल बहुत बड़ा है, सब है। पर इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो, इस पर आज न बीजेपी के अंदर चर्चा है न देश के अंदर कोई चर्चा है। सब जानते हैं इस देश का अगला प्रधानमंत्री मोदी जी ही होना है। और यह मैंडेट भी हम जनता के सामने मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पर हम मांग रहे हैं। मैं एक बात कह दूं, रूलिंग पार्टीज वेव नहीं क्रिएट कर सकते हैं। वेव्स आर ऑलवेज क्रिएटेड बाय अपोजिशन पार्टीज। हम अपोजिशन में थे तो मोदी वेव क्रिएट किया था हम। पर आज देश में रूलिंग पार्टी में रहकर हमने पॉलिटिकल कन्वेंशनल विजडम को तोड़कर मोदी जी का वेव निर्माण करने में सफल हो रहे हैं। आज देश में कहीं भी जाइए, प्रियंका गांधी जी जा रही है, काशी विश्वनाथ मंदिर में गई, मोदी मोदी का नारा लगा। राहुल गांधी जी सिकंदराबाद हैदराबाद में हाईटेक सिटी में गए, आईटी पार्क में गए, मोदी मोदी का नारा लगा। रूलिंग पार्टी रहते हुए हमने मोदी जी का वेव निर्माण किया। इसका मतलब है देश जो हमारा पार्टी चाहता है वही देश का भी सोच है, अगला प्रधानमंत्री मोदी होंगे। आपने ये कहा कि ये चुनाव तय करेगा कि विपक्ष में कौन बैठेगा और वो विपक्ष कितना मजबूत होगा। मौजूदा परिस्थिति में इस वक्त सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर आप कौन से गठबंधन को देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि बहुत से गठबंधन है इस वक्त देश में। देखिए भाई, पहली बात तो इस बार का जो पार्लियामेंट रहा 14 से 19 तक का 14 to 19 वाला पार्लियामेंट जो रहा, लोकसभा जो रही है, इसमें जो प्रमुख विपक्षी दल, जिसको प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा तो मिला नहीं था चुनाव में, हमने उनको नंबर्स नहीं होने के बावजूद भी उसको दर्जा दिया गया। सरकार ने या पार्लियामेंट ने तय किया कि लेट देयर बी वन मेन अपोजिशन पार्टी। कांग्रेस पर एहसान तो नहीं जता? नहीं, एहसान नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट। उनको नंबर नहीं मिला, फिर भी मेन अपोजिशन बनी है। आज देखते हैं, क्योंकि पिछले पार्लियामेंट में देश के 29 स्टेट्स में से 15 राज्यों से कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि नहीं था। वेराज बीजेपी एक राज्य छोड़कर 28 स्टेट से बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठा था लास्ट पार्लियामेंट में, प्रेजेंट पार्लियामेंट में। अब इस बार देखेंगे कांग्रेस अगर अपनी संख्या, नंबर ऑफ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा पाएगी। अब आज आकलन करने वाले, असेसमेंट करने वाले भी कांग्रेस को 3 डिजिट दे ही नहीं रहा है। तो इसलिए कौन विपक्ष बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल देश के सामने जरूर है।
मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आऊंगी और मैं बात करूंगी गठबंधन की, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में हुआ है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये गठबंधन भी हो सकता है, लेकिन ये गठबंधन भी हुआ। क्या आप उसे एक चुनौती नहीं मानते हैं? मैंने पहले ही कहा भाई, हम तो किसी भी गठबंधन को हम हल्के से नहीं लेंगे, हम चुनाव को गंभीरता से लड़ेंगे। ठीक है, जब दो दल एक होते हैं, साथ आते हैं, तो वो अलग रहने से भी ज्यादा मजबूत जनरली स्वाभाविक ही होते हैं राजनीति में। तो गठबंधन जब बनता है तो चैलेंज जरूर बनता है। इसलिए जब ये गठबंधन, हम सोचते थे कि पूरा महागठबंधन बन जाएगा, कांग्रेस भी जुड़ जाएगी, सब मिलकर एक महागठबंधन बनाएंगे, तो हम एक पराक्रम का 51% की लड़ाई लड़ेंगे। इनफैक्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा भी की थी कि हम यूपी में 51% की लड़ाई लड़ेंगे, मतलब हम आधे से ज्यादा वोट लेने का कोशिश करेंगे। पर वो भी हुआ नहीं। फिर भी इस गठबंधन के साथ हम ताकत के साथ लड़ेंगे और जरूर हम। तो ये तो बिखरा हुआ विपक्ष कहीं ना कहीं आप ही के लिए, बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हुआ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस महागठबंधन में नहीं जुड़ती है तो वो गठबंधन के ही शायद सीटें काटेगी, इसमें बीजेपी को फायदा है। अगर मैं गलत हूं तो बता दें। नहीं, मैं तो, हम तो जरूर चाहेंगे कि ऐसी स्थिति हो जो हमारे सब विरोधी है साथ आए। ये परिस्थिति हम क्यों चाहेंगे? पर ये हमने कुछ किया इसके कारण नहीं है। आज विपक्ष के अंदर इतना एक एम्बिशन है कि साथ आने के लिए भी वो तैयार नहीं है। अलग से तो लड़ नहीं पाएंगे मोदी जी से, साथ आने के लिए अहंकार बीच में आ जाता है। तो चलिए, मोदी जी को और एक बार प्रधानमंत्री बनाने में उनका भी सहयोग रहेगा। और यदि आप बहुमत से दूर रहे, मैं एक बार फिर से आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, यदि आप बहुमत से दूर रहे तो सर्वदल का नेता कौन होगा? मैं तो हाइपोथेटिकल प्रश्नों का उत्तर देता नहीं हूँ, और बहुमत से दूर रहने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। हम तो जरूर एनडीए के साथियों को लेकर बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक 5 साल देंगे। बाकी जो भी स्थिति की चर्चा है, इंडिया टुडे, इंडिया टीवी भी रहने वाला है, हम भी रहने वाले हैं, राजनेता सब चर्चा करेंगे उस समय। चलिए अब उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं और जरा पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। ममता बनर्जी का भी कुछ विशेष लगाव है मोदी और शाह जी से। वो ये कहते हैं, वन हेडलेस एजेंसी नाउ हैज बिकम स्पाइनलेस बीजेपी। क्या जवाब है आपका? मुझे बहुत मुश्किल होता है समझने में ममता जी क्या कहती है, बट अगर इस देश का कोई एक सरकार को एकदम तानाशाही का व्यवहार के लिए एग्जाम्पल के रूप में कहना हो तो ममता जी की सरकार है। यानी जिस प्रकार का वहां सरकार का प्रशासन का दुरुपयोग होता है, ये तो शायद कोई और लोकतांत्रिक राज्य के अंदर, मेरे बीजेपी छोड़िए, विपक्षों के राज्यों का भी मैं शामिल करके देखता हूं तो कहीं नहीं होता है। इतना ज्यादा एक आतंक का और निरंकुशता का शासन ममता दीदी वहां चलाती है, इसलिए वो औरों पर टिप्पणी करे, उस पर हम रिएक्ट करें, ये कोई बहुत आवश्यक चीज नहीं है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो जब पश्चिम बंगाल में रैली करती हैं, महामंच सजाती हैं, तो उस महामंच पर विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता एकजुट होते हैं और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते हैं। हाँ, वहां इकट्ठा होते हैं, आदत से बोल देते हैं कि बोफर्स पर जांच होना चाहिए। आपको याद होगा नेताओं का, वहां जो नेता इकट्ठा हो रहे हैं मन से नहीं हो रहे, दिल से नहीं हो रहे, एक मोदी जी के प्रति विद्वेष के कारण हो रहे हैं। ये कोई कॉमन एजेंडा नहीं है मित्रों। इनफैक्ट ये जो गठबंधन बन रहे हैं, इनका ना कोई कॉमन एजेंडा है ना कोई एजेंडा है। They will not come under one flag. They will not have a common agenda. They have come together only with a single point program of hate Modi. देश मोदी को प्यार करता है, विपक्ष उनका द्वेष करके राजनीति चलाने का कोशिश कर रहे हैं। कोई कॉमन एजेंडा नहीं, इसलिए साथ आए, इससे कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप अस्वाभाविक गठबंधन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही एक अस्वाभाविक गठबंधन के शिल्पकार तो आप भी रहे। कश्मीर में आपने बीजेपी पीडीपी की सरकार बनाई। कोई चुनाव से पहले गठबंधन हमने नहीं किया है। इसलिए जब आप अस्वाभाविक गठबंधन की बात जब कहते हैं, वी नेवर हैड एनी पीपल अलायंस। कश्मीर का आप जिक्र किया, अच्छा किया, मैं बता देता हूं, मैं कई बार बता चुका हूं और एक बार दोहराता हूं। एक पेक्यूलियर मैंडेट आया,
उस मैंडेट का सम्मान करने का हमारे सामने एक ही तरीका था कि दो पार्टियां साथ आकर करें, क्योंकि घाटी पूरा एक पार्टी को वोट दिया, जम्मू पूरा एक पार्टी को वोट दिया। ये दोनों साथ नहीं आएंगे तो वहां मैंडेट का निरादर होगा, अनादर होगा। एक कंपल्शन थी, उस कंपल्शन में हमने तय किया कि लेट अस रेस्पेक्ट द मैंडेट, ट्राई इफ वी कैन वर्क टुगेदर। हमने 3 साल कोशिश किया, काम नहीं बना, हम तो अलग हो गए। हमने कभी इस प्रकार का प्रीपोल अलायंस नहीं किया जहां कम से कम एक एजेंडा नहीं बनता हो। देखो भाई, दो पार्टियां हमेशा समान विचार के ही हो तभी अलायंस होता, ऐसा मैं भी नहीं कहता। अब क्या गडकरी जी ने कहा था, राजनीति पॉलिटिक्स में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, बट साथ आते समय एक एजेंडा होना चाहिए। हमारा एक एजेंडा से हम साथ आए कई जगह, पर कश्मीर में पहले भी हम अकेले लड़े थे। मैं आज कह दूं, इस बार के चुनाव में भी हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारा कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। कई राजनीतिक जानकारों का राम माधव जी ये कहना है क्योंकि बीजेपी और पीडीपी का ऐसा अस्वाभाविक अलायंस हुआ, ऐसा गठबंधन हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, और हो सकता है आगामी चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को कुछ हद तक कश्मीर में उठाना पड़े, हो सकता है जम्मू में भी उठाना पड़े। नहीं, मैं तो पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं कल रात को ही कश्मीर से वापस आया हूं। वहां हमारा पिछले पार्लियामेंट इलेक्शंस में 3 सीट हम जीते थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू के 2 सीट और लद्दाख के 1 सीट। कश्मीर घाटी में हमारे पास केवल 15-16 हजार वोट मिले थे। इस बार हम कश्मीर घाटी के तीनों सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू और लद्दाख की सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे। घाटी के अंदर भी बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। बीजेपी आज कश्मीर घाटी के अंदर एक मेन स्ट्रीम पार्टी बन गई है। पिछले 4 साल के अंदर जब से हम वहां सरकार में भागीदार बने हैं, वी हैव बिकम ए मेन स्ट्रीम पार्टी। हम आज आउटसाइडर नहीं है वहां। हमारे 350 सरपंच घाटी के अंदर है, 350। 108 हमारे म्युनिसिपल काउंसिलर्स है, 5 हमारे कारपोरेटर श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी में बैठे हुए हैं। हमारा जिला में हमारे कमेटी है। वी आर ए मेन स्ट्रीम पार्टी इन कश्मीर वैली। हमारा वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा। सब कुछ अच्छा रहा तो 1 सीट हम घाटी के अंदर भी पिकअप करेंगे। और इसके बावजूद, आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद आपके विरोधी ये कह रहे हैं अगर वाकई घाटी में सब कुछ ठीक हो रहा है और बीजेपी कोशिश कर रही है ठीक करने की दिशा में, तो फिर वहां पर चुनाव क्यों नहीं हो जाते हैं? कश्मीर घाटी के अंदर हमने केवल और केवल लोकतंत्र के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ पिछले 1 साल के अंदर 3 चुनाव कराए मित्रों, 3। और मैं आपको हमारे कश्मीर घाटी के जो 2 दल है ना, उनका कहानी बता देता हूं। जब हमने लोकल बॉडीज का चुनाव करवाया था, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने बॉयकॉट किया था। बॉयकॉट किस लिए किया? नहीं, 35A को खतरा है, 370 को खतरा है मोदी जी से, इसलिए हम चुनाव को बॉयकॉट करेंगे। हमने पूछा, यार लोकल बॉडी इलेक्शन का 35A 370 से क्या लेना देना है? तो बोले नहीं बॉयकॉट करना। असली मकसद ये था मित्रों, ग्रास रूट लीडरशिप कश्मीर में खड़ा हो जाए और कश्मीर के विकास की बात करे और इन लोगों को क्वेश्चन करे कि तुमने क्या किया 40 साल में। ये लोग नहीं चाहते हैं। पर वही दल जब आज पार्लियामेंट चुनाव हो रहा हो, फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से लड़ रहे, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से लड़ रही है। मैं पूछना चाहूंगा, तो आज भी तो 35A का खतरा है, क्योंकि आज भी मोदी जी की सरकार है, आने वाली भी है मोदी जी की सरकार दोबारा। आज खतरा नहीं दिखता है। आज खतरा इसलिए नहीं दिखता है क्यों? खुद के राजनीतिक भविष्य का प्रश्न है। पॉलिटिक्स में रहना है तो एमपी बनना है, इसलिए खुद लड़ना है। तो आपको चुनाव अच्छा लगता है पार्लियामेंट, बट जब ग्रास रूट लीडर खड़ा होना है आपको नहीं चाहिए, इसलिए लोकल बॉडीज नहीं चाहिए, पंचायत नहीं चाहिए, आपने बॉयकॉट किया है। मैं कह दूं, केवल और केवल जो मेरी जानकारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के अवेलेबिलिटी के कमी के कारण असेंबली इलेक्शन थोड़ा इस समय साथ में नहीं हुए हैं। हमने भी मांग किया है, सभी दलों ने वैसे मांग किया है, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सबने मांग किया है कि जल्द से जल्द उस राज्य में असेंबली चुनाव भी संपन्न हो। और मुझे जहां तक विश्वास है, इस साल में असेंबली चुनाव भी वहां होंगे। हम लोकतांत्रिक अधिकार जम्मू कश्मीर जनता का उसको देकर ही रहेंगे, कितने भी दल बॉयकॉट करें। चलिए राम माधव जी, आप ये उम्मीद जता रहे हैं तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी हों, और आप उम्मीद ये जता रहे हैं कि कश्मीर में भी आपके सांसद चुनकर आएंगे। देखते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है, इसका जवाब वो भी पता चल जाएगा। लेकिन बार बार 2 बातें, कश्मीर के मुद्दे को लेकर आपने 35 से 370 का जिक्र किया। हो सकता है इस सभागार में जो ऑडियंस बैठी है उसमें भी कोई कश्मीरी पंडित हो। आपने वादा किया था कश्मीरी पंडितों को हम बसाएंगे, आपने वादा किया था 370 को हम खत्म करेंगे, आपने वादा किया था 35 से हम हटाएंगे। क्या हुआ उस वादे का? मुझे देखिए, जहां तक धारा 370 या इस समय उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया आर्टिकल 35A, इनका प्रश्न है
हमारा एक स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है कि ये हटना चाहिए, विशेषकर जो 35 ये है, जो वहाँ के पूरे सेपरेटिस्ट मानसिकता और सेपरेटिस्ट व्यवस्था दोनों के लिए जो मुख्य कारण है वो 35 ये आर्टिकल है। और ये 35 ये एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में, असंवैधानिक वे में पार्लियामेंट के अनुमति के बगैर हमारे संविधान में घुसाया गया था 1954 में नेहरू जी के द्वारा थ्रू ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। पहला प्रश्न हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लोगों ने रखा है कि क्या भारत का संविधान में कोई धारा जोड़ना हटाना ये प्रेसिडेंट अपने मर्जी से कर सकता है, या जो संविधान कहता है कि पार्लियामेंट का ही अधिकार है। ये बेसिक प्रश्न पर एक बार तय हो जाए तो एक इलीगल वे से जो कॉन्स्टिट्यूशन में घुस गया 35 ये हट जाए तो एक बहुत बड़ी बाधा जो सेपरेटिज्म की कश्मीर में है वो दूर होगी। उसके लिए हम प्रतिबद्ध है मित्रों। जब चुनाव में जा रहे हैं तब मैं इसको ढंका बजा कर कह रहा हूं 35 ये जाना चाहिए, 370 भी जाना चाहिए। 35 ये इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। हमको पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लेकर इसको संविधान से बाहर करेगा। 370 पर प्रतिबद्धता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है, उस पर हम जब भी ताकत होगी तो हम जरूर काम करेंगे। तीसरा पंडित का प्रश्न जहां तक है, मुफ्ती साहब की बीजेपी पीडीपी की सरकार जब बनी थी तो हम दोनों मिलकर पंडित ग्रुप्स के साथ डिस्कशन हमने शुरू किया था। घाटी के अंदर 5 स्थानों पर जगह आइडेंटिफाई की गई थी। बहुत बड़ा प्रश्न जो जिसका समाधान हमने ढूंढ नहीं पाया 1 साल के अंदर, वो प्रश्न ये था कि ये जो हम हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे वो मिक्सड कॉम्प्लेक्सेस होना है, एक्सक्लूसिव होना है। इस पर सहमति बन नहीं पा रही थी। उसके बाद महबूबा जी की सरकार बनी, उस समय हमको प्रगति नहीं कर पाए हम, ये मैं मान लेता हूं। ऐसे कई इश्यूज है जिस पर महबूबा जी के साथ सरकार में रहते हुए हम प्रगति नहीं कर पाए, इसलिए 1 साल 3 महीने के अंदर उस सरकार से हम बाहर भी आ गए, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता इन इश्यूज पर है। प्रतिबद्धता होने पर भी सरकार के माध्यम से कर नहीं पा रहे तो हम बाहर आए। चलिए, ऑडियंस से भी कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। अगर कश्मीर के मुद्दे को लेकर कुछ सवाल है प्लीज माइक पहुंचाएं आगे। सर, मैं अशोक वानखड़े हूँ इंडिया टीवी से। एक बेसिक 35A का जो आपने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट में केस है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। सदन के अंदर गृह मंत्री बार बार इस बात को दोहराते हैं कि 35A हटाने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में फिर लोगों के मन में एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि 35A जो स्टेज पे आप बोलते हो बात अलग है, जब जिस बात का संघर्ष करने की बात होती तो बात अलग है, जब आप सरकार में होते हो तो 35A पे फिर डिफरेंट स्टैंड। मैं आपको कह देता हूँ, होम मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट लोकसभा में कहा था, ये कहा था कि 35A का मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मैं आज भी कह रहा हूं, हम एक पार्टी के नाते हम स्पष्ट मानते हैं कि 35A जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर सही निर्णय ले ले, यही हमारी अपेक्षा है। तो सुप्रीम कोर्ट पर आपने जी एक और सवाल नहीं है। मैं किताब भी लिखी है मिथ ऑफ हिंदू टेरर। 35A 370 वो अलग चीज़ है। जो घुसपैठियाँ चल रही है उसके साथ उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। इस संदर्भ में आप कुपवारा और बारामूला 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ से कुछ अधिक ही हो रही है, अनयूजुअली ज़्यादा हो रही है। बाकी जगह अगर एनुअल 2.4 है ऑल ओवर कश्मीर, तो इन दोनों में 3 से ऊपर जा रही है % ऑफ ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ। दूसरी बात, ये तो है ही है, कश्मीरियत, कश्मीरी भाषा अब कम बोली जाती है, अधिकतम उर्दू बोली जाती है। आप अभी भी यही समझते हैं कि कश्मीर से बाहर के लोग आके सेटल होके आधार कार्ड वगैरह लिया, इसके ऊपर सरकार का ज्ञात है, संज्ञान है, और इसके अगर है तो क्या करना चाहिए? जवाब देना। नहीं, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि कश्मीर के अंदर आज भी व्यापक रूप से कश्मीरी बोली जाती है। उर्दू का प्रभाव जहां कुछ अन्य भागों से आए हुए मदरसे सुप्रीम कोर्ट के सामने है, हमको पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लेकर इसको संविधान से बाहर करेगा। 370 पर प्रतिबद्धता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है, उस पर हम जब भी ताकत होगी तो हम जरूर काम करेंगे। तीसरा पंडित का प्रश्न जहां तक है, मुफ्ती साहब की बीजेपी पीडीपी की सरकार जब बनी थी तो हम दोनों मिलकर पंडित
ग्रुप्स के साथ डिस्कशन हमने शुरू किया था। जी। घाटी के अंदर 5 स्थानों पर जगह आइडेंटिफाई की गई थी। बहुत बड़ा प्रश्न जो जिसका समाधान हमने ढूंढ नहीं पाया 1 साल के अंदर, वो प्रश्न ये था कि ये जो हम हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे वो मिक्सड कॉम्प्लेक्सेस होना है, एक्सक्लूसिव होना है। इस पर सहमति बन नहीं पा रही थी। उसके बाद महबूबा जी की सरकार बनी, उस समय हमको प्रगति नहीं कर पाए हम, ये मैं मान लेता हूं। ऐसे कई इश्यूज है जिस पर महबूबा जी के साथ सरकार में रहते हुए हम प्रगति नहीं कर पाए, इसलिए 1 साल 3 महीने के अंदर उस सरकार से हम बाहर भी आ गए, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता इन इश्यूज पर है। प्रतिबद्धता होने पर भी सरकार के माध्यम से कर नहीं पा रहे तो हम बाहर आए। चलिए, ऑडियंस से भी कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। अगर कश्मीर के मुद्दे को लेकर कुछ सवाल है, प्लीज माइक पहुंचाएं आगे। सर, मैं अशोक वानखड़े हूँ इंडिया टीवी से। एक बेसिक 35A का जो आपने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट में केस है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। सदन के अंदर गृह मंत्री बार बार इस बात को दोहराते हैं कि 35A हटाने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में फिर लोगों के मन में एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि 35A जो स्टेज पे आप बोलते हो बात अलग है, जब जिस बात का संघर्ष करने की बात होती तो बात अलग है, जब आप सरकार में होते हो तो 35A पे फिर डिफरेंट स्टैंड। मैं आपको कह देता हूं, होम मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट लोकसभा में कहा था, ये कहा था कि 35A का मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मैं आज भी कह रहा हूं, हम एक पार्टी के नाते हम स्पष्ट मानते हैं कि 35A जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर सही निर्णय ले ले, यही हमारी अपेक्षा है। तो सुप्रीम कोर्ट पर आपने जी एक और सवाल नहीं है। मैं एक किताब भी लिखी है, मिथ ऑफ हिंदू टेरर। 35A 370 वो अलग चीज़ है। जो घुसपैठियाँ चल रही हैं उसके साथ उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। इस संदर्भ में आप कुपवारा और बारामूला 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ से कुछ अधिक ही हो रही है, अनयूजुअली ज़्यादा हो रही है। बाकी जगह अगर एनुअल 2.4 है ऑल ओवर कश्मीर, तो इन दोनों में 3 से ऊपर जा रही है % ऑफ ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ। दूसरी बात, ये तो है ही है, कश्मीरियत, कश्मीरी भाषा अब कम बोली जाती है, अधिकतम उर्दू बोली जाती है। आप अभी भी यही समझते हैं कि कश्मीर से बाहर के लोग आके सेटल होके आधार कार्ड वगैरह लिया, इसके ऊपर सरकार का ज्ञात है, संज्ञान है, और इसके अगर है तो क्या करना चाहिए? जवाब देना। नहीं, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि कश्मीर के अंदर आज भी व्यापक रूप से कश्मीरी बोली जाती है। उर्दू का प्रभाव जहां कुछ अन्य भागों से आए हुए मदरसा जो चलते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश और स्थानों से कई लोग आके मदरसा चलाते हैं, वहाँ उर्दू चलता है। व्यापक रूप से कश्मीरी बोली जाती है। और मैं आपको एक बात, अच्छी बात कह दूं, हमने हमारी सरकार आने के बाद चलते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश और स्थानों से कई लोग आके मदरसा चलाते हैं, वहाँ उर्दू चलता है। व्यापक रूप से कश्मीरी बोली जाती है। और मैं आपको एक बात, अच्छी बात कह दूं, हमने हमारी सरकार आने के बाद DD कशीर को रिवाइव किया। करीब 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके DD कशीर को रिवाइव किया। प्रोग्राम्स भी नहीं मिलते थे, आज बहुत अच्छी ढंग से कश्मीरी प्रोग्राम्स बनते हैं। और कश्मीर घाटी में हाईएस्ट व्यूअरशिप आज DD कशीर को है। तो कश्मीरी भाषा का, जैसे भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषा, उनके प्रति जितना सम्मान है उतना सम्मान के साथ रिवाइव किया। करीब 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके DD कशीर को रिवाइव किया। प्रोग्राम्स भी नहीं मिलते थे, आज बहुत अच्छी ढंग से कश्मीरी प्रोग्राम्स बनते हैं। और कश्मीर घाटी में हाईएस्ट व्यूअरशिप आज DD कशीर को है। तो कश्मीरी भाषा का, जैसे भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषा, उनके प्रति जितना सम्मान है उतना सम्मान के साथ हम उसकी रक्षा का प्रयास करेंगे। बाकी जो डेमोग्राफी वगैरह इश्यूज है, लार्जर नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देख के जो स्टेप्स लेने वो लिया जाएगा। जी, एक और सवाल यहाँ हर्षवर्धन जी पूछना चाह रहे हैं, माइक पहुंचाएं। हम उसकी रक्षा का प्रयास करेंगे। बाकी जो डेमोग्राफी वगैरह इश्यूज है, लार्जर नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देख के जो स्टेप्स लेने वो लिया जाएगा। जी, एक और सवाल यहाँ हर्षवर्धन जी पूछना चाह रहे हैं, माइक पहुंचाएं। राम माधव जी नमस्कार। क्योंकि सवाल आप खड़े हैं और जम्मू कश्मीर में सरकार के शिल्पकार रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि आप संघ से भारतीय जनता पार्टी में आए और संघ के आप पहले प्रवक्ता थे, पहले प्रवक्ता होते नहीं थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप संघ के प्रवक्ता रहे। राम माधव जी नमस्कार। क्योंकि सवाल आप खड़े हैं और जम्मू कश्मीर में सरकार के शिल्पकार रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि आप संघ से भारतीय जनता पार्टी में आए और संघ के आप पहले प्रवक्ता थे, पहले प्रवक्ता होते नहीं थे।
अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप संघ के प्रवक्ता रहे, संघ हमेशा कहता रहा, और अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है 2014 का, उसमें भी राम मंदिर और 35 है। अभी आपने कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि अदालत में पहले तय हो जाए। बड़ा आसान हमेशा कहता रहा, और अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है 2014 का, उसमें भी राम मंदिर और 35 है। अभी आपने कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि अदालत में पहले तय हो जाए। बड़ा आसान था कि राष्ट्रपति के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 35 से हटा दिया जाता। तो आप ये कह रहे हैं कि अदालत कुछ कर दे तो हम उसका श्रेय ले लें। क्या इस तरह की राजनीति आप चाह रहे हैं, या आपके जो मुद्दे थे उस पर आप भी कभी कोई निर्णायक फैसला लेंगे? अब जरूर, आई मीन, एक तो जहां तक 35 से हटा दिया जाता, तो आप ये कह रहे हैं कि अदालत कुछ कर दे तो हम उसका श्रेय ले लें। क्या इस तरह की राजनीति आप चाह रहे हैं, या आपके जो मुद्दे थे उस पर आप भी कभी कोई निर्णायक फैसला लेंगे? अब जरूर, आई मीन, एक तो जहां तक राजनीति की आप बात कह रहे हैं, राजनीति में हम तो पक्का है, हम चाहते कि हटे, बट जो हटना है ना, वह राजतंत्र का हिस्सा होता है, यानी स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा होता है, उसमें कहते कि हटे, बट जो हटना है ना, वह राजतंत्र का हिस्सा होता है, यानी स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा होता है। उसमें क्या होता है, 35 ये इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने लेके नहीं गया है। जो इश्यू एक बार सबजुडिस बनता है, सबजुडिस बना हुआ इश्यू पर कोई निर्णय लेना सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हमने कहा हमारी प्रतिबद्धता है, हटना चाहिए। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट एक क्या होता है, 35 ये इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने लेके नहीं गया है। जो इश्यू एक बार सबजुडिस बनता है, सबजुडिस बना हुआ इश्यू पर कोई निर्णय लेना सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हमने कहा हमारी प्रतिबद्धता है, हटना चाहिए। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय लेता है, उसके बाद हमको पार्लियामेंट के माध्यम से उसको हटाने का कोशिश करना है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होता है, लोकसभा में पास कराना पड़ता है, राज्यसभा में पास कराना पड़ता है, इसकी प्रक्रिया होती है। लोकसभा में पास कराना पड़ता है, राज्यसभा में पास कराना पड़ता है, इसकी प्रक्रिया होती है। आज इसलिए हम कह रहे हैं हमारी प्रतिबद्धता है, बट उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है देख लेंगे, बाद में हमारे तरफ से जो संभव है जरूर करेंगे। लेकिन राम माधव जी, साधु भाई मैं संतों को आपको आप एक बात कैसे कह दूं, ट्रिपल तलाक हम पास नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए? ट्रिपल तलाक के लिए तो बहुत बड़ा कोई ये इश्यू नहीं था, बस हमारे विपक्ष होने ही नहीं। हम कह रहे हैं हमारी प्रतिबद्धता है, बट उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है देख लेंगे, बाद में हमारे तरफ से जो संभव है जरूर करेंगे। लेकिन राम माधव जी, साधु भाई मैं संतों को आपको आप एक बात कैसे कह दूं, ट्रिपल तलाक हम पास नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए? ट्रिपल तलाक के लिए तो बहुत बड़ा कोई ये इश्यू नहीं था, बस हमारे विपक्ष होने ही नहीं देता है। तो सामान्य विषय ही हमारे विपक्ष पार्लियामेंट में रोक देता है, हमारी पूरी प्रतिबद्धता होने के बावजूद भी। स्पष्ट जवाब दें कि क्या राम मंदिर भी इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि विपक्ष देता है। तो सामान्य विषय ही हमारे विपक्ष पार्लियामेंट में रोक देता है, हमारी पूरी प्रतिबद्धता होने के बावजूद भी। स्पष्ट जवाब दें कि क्या राम मंदिर भी इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि विपक्ष आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आरएसएस के दिल के करीब है। देखो भाई, चैनल के मंच पे खड़ा होकर इमोशनली कह देना एक आसान बात है। एक प्रक्रिया से सरकारें चलती है। प्रक्रिया यही है, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आरएसएस के दिल के करीब है। देखो भाई, चैनल के मंच पे खड़ा होकर इमोशनली कह देना एक आसान बात है। एक प्रक्रिया से सरकारें चलती है। प्रक्रिया यही है, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए, ये सभी पक्षों का विचार था। मैं आपको बता दूं, मैं संघ का हूं। उस समय जब सुप्रीम कोर्ट के सामने विषय जा रहा था, तो हमने भी कहा जल्दी सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय दे दे, हमको पूरा भरोसा हूं। उस समय जब सुप्रीम कोर्ट के सामने विषय जा रहा था, तो हमने भी कहा जल्दी सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय दे दे, हमको पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत, जो करोड़ों राम भक्त चाहते हैं उनका अनुकूल रहेगा, नहीं आएगा उसके पक्ष में तो क्या करना है उस पर उस समय जरूर विचार करेंगे। भाई, संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करके सरकार नहीं चल सकती है ना, प्रक्रिया एक होती है। बहुत स्पष्ट एक लाइन में आप ये जवाब दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत, जो करोड़ों राम भक्त चाहते हैं उनका अनुकूल रहेगा, नहीं आएगा उसके पक्ष में तो क्या करना है उस पर उस समय जरूर विचार करेंगे। भाई, संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करके सरकार नहीं चल सकती है ना, प्रक्रिया एक होती है। बहुत स्पष्ट एक लाइन में आप ये जवाब दें कि क्या और 5 साल राम मंदिर के लिए कोई तारीख
जो साधु संतों के मन की बातें, क्योंकि हम तो ये भी सुन रहे हैं साधु संत इस मुद्दे पर नाराज, और मैं मोहन भागवत जी का मैं बयान भी कोट साल राम मंदिर के लिए कोई तारीख, जो साधु संतों के मन की बातें, क्योंकि हम तो ये भी सुन रहे हैं साधु संत इस मुद्दे पर नाराज, और मैं मोहन भागवत जी का मैं बयान भी कोट कर देती, लेकिन समय की क्योंकि कमी है। अब आप बता दीजिए राम मंदिर कब? राम मंदिर तो हम सब चाहेंगे कि कल बन जाए, कल। बट उसकी संवैधानिक प्रक्रिया का क्या किया जाए, वो एक बार वो तो समझा दे। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने जब विषय है, सुप्रीम कोर्ट उस पर पूछताछ कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे पास राम मंदिर तो हम सब चाहेंगे कि कल बन जाए, कल। बट उसकी संवैधानिक प्रक्रिया का क्या किया जाए, वो एक बार वो तो समझा दे। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने जब विषय है, सुप्रीम कोर्ट उस पर पूछताछ कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे पास एक रास्ता पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में हम छोटे छोटे बिल पास नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मानकर चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस समय योग्य निर्णय दे देगी उसके ऊपर। पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट में हम छोटे छोटे बिल पास नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मानकर चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस समय योग्य निर्णय दे देगी उसके ऊपर। जो संबंधित पक्ष है वो प्रतीक्षा में है, जो राम जन्मभूमि के निर्माण के पक्षधर है, जो उसके विरोधी है, दोनों सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना 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 आर्गुमेंट पेश किए हैं। थोड़ा हम प्रतीक्षा जरूर करें, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। यानी राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। देखो मैं एक बात बता दूं, आप बार बार बनाएंगे बनाएंगे बोल रहे हो, आप समझ लेना चाहिए मंदिर सरकार नहीं बनाती है, मंदिर राम भक्त बनाएंगे, करोड़ों राम भक्त इस देश का, उन्हीं का अधिकार है मंदिर बनाने का। अब थोड़ा तो संविधान में सरकार का रोल क्या है, सरकार का रोल क्या होता है, अदालत का क्या रोल होता है, समझ ले हम सब लोग, उस आधार पर हम कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राम माधव जी हमारे साथ यहाँ इस चुनाव मंच पर जुड़ने की। राम माधव जी ने साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि राम मंदिर बीजेपी की आस्था का विषय है, राम भक्तों की आस्था का विषय है, लेकिन क्योंकि ये मामला सब जुडिस है इसलिए ये कहा नहीं जा सकता राम मंदिर का निर्माण कब होगा। कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि जम्मू तो जम्मू, कश्मीर में भी उनकी सीटें आने वाली है, कम से कम 2 सांसद वहाँ से भी निकल कर आएंगे। भविष्य के ये सवाल हैं जिनका जवाब जल्द मिल जाएगा 23 मई जब नतीजों का ऐलान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम माधव जी। आपके मुंह में घी शक्कर अपने 2 सदस्य बोल दिया। थैंक यू भाई, बहुत